हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम लोग अतुल सर के द्वारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो किताब है उस पर बातें करते हैं। और लास्ट वीडियो में आप लोगों के द्वारा जो भी प्यार मुझे मिला है दोस्तों, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे मेरे पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्लासेस जा रहे हों, चाहे MPPCS का जो बैच चल रहा हो, इकोनॉमिक्स का बैच चल रहा हो, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच चल रहा हो, एंशियंट हिस्ट्री का बैच चल रहा हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होंगी दोस्तों। जुड़ने के लिए बैच में जैसे होता क्या है, मैं आप लोगों को हल्का सा 1 मिनट का आइडिया देता हूँ। तुरंत कमेंट करिए। इवन अगर इसके अलावा भी डाउट आप लोगों के आ रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों, क्योंकि हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री में जो एजुकेशन को बढ़ाने का जो काम है दोस्तों, वो मेरे द्वारा शुरू किया गया है। इसी के साथ ही इनमें बहुत लोगों का भी योगदान होता है। और किन किन लोगों का है दोस्तों, वो आप लोगों को मैं कभी मिलवाऊंगा उन लोगों से दोस्तों। इसी के साथ ही इन सब्जेक्ट के अलावा कहीं पर भी UPSC के सिलेबस में, BPSC के सिलेबस में, HPSC के सिलेबस में कुछ भी डाउट हो दोस्तों, तुरंत कमेंट करिए। तुरंत दिए गए चैनल को आप लोग कह सकते हैं सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ ही मैसेज करिए कि जो भी दिक्कत हो, कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, या मुझे कभी हिस्ट्री का कोई क्लास अटेंड करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मैं माहिर हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है वो पैसों के वजह से, फाइनेंशियली इशू के वजह से कभी रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम चीज़ों की अब शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 करवाया था। इस चैप्टर में, मतलब इस क्लास में, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 में क्या कहा गया है दोस्तों? द प्रोसेस ऑफ नेशनल कंसोलिडेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। हमें क्या करना है? हिस्ट्री को हमेशा ही मैंने बताया है दोस्तों, कभी भी रट करके, बहुत ज़्यादा याद करके, वो दीवारों में चिपका करके कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हिस्ट्री को साइंस के हिसाब से पढ़िए, एक बैकग्राउंड में चीज़ों को लेकर के आइए, और उसके साथ ही इसमें दिमाग लगाइए दोस्तों। अपने जो दिमाग का यूज़ करिए कि अच्छा ठीक है, 1947 के टाइम फ्रेम के बाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर सवाल आता है दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम एरा अराउंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, या फिर कहने का मतलब ये है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी हमारा सिचुएशन है उस पर आप लोग सिग्निफिकेंस पर बातें करिए। तो सिग्निफिकेंस में क्या बातें होंगी? सोसाइटी की बातें होंगी, पॉलिटी की बातें होंगी, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बातें होंगी दोस्तों। ये कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या सारी चीज़ों को लेकर के जाना है, इन पे ही जिस दिन आप लोगों ने सोचने का काम कर दिया, ये मान करके चलिए दोस्तों, आपका 80% क्वेश्चन वहीं पर ही सॉल्व हो गया। बाकी 20% चीज़ें आप लोगों के सामने जो किताब है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जो अतुल सर के द्वारा वन ऑफ द मास्टर पीस है दोस्तों, ये ऐसी किताबों के सहारे आप लोग जो 20% है वो कवर कर सकते हैं दोस्तों। किताब ज़रूर लीजिएगा, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की किताब है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक दे ही दिया है, तुरंत उस पर क्लिक करिए और तुरंत इस किताब को जा कर के खरीदिए दोस्तों। किताब खरीदना ज़रूरी है, और उसी के साथ ही साथ मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा ना, तो आप लोगों को कभी भी आज के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में डाउट नहीं आएगा। अब आगे क्या करना है ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों। अगर मान करके चलिए हिस्ट्री में किसी भी सब्जेक्ट में कोई सा भी डाउट आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत जा करके कमेंट करिए किसी भी वीडियो के नीचे दोस्तों। मैं अगले ही दिन उस वीडियो पर काम करूंगा और आप लोगों के लिए एक तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान देते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। तो कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली एक कहने का मतलब क्या है, सेवरल एक्शंस इनटू वन। बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अलग अलग प्रोविंस हो गए, एरिया हो गए, उनको मिला करके एकजुट करने का जो काम है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ पावर दोस्तों। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन। हम लोग किस तरह से, आप लोगों ने मैथ्स के स्टूडेंट हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेरे जो वीडियो देखते हैं,
तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हम लोगों को 11th-12th में परेशान किया करती थी। तो ये एडिशन के तौर पे जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो ये चीज़ें दर्शाती हैं। अब क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों सारी चीज़ें बढ़ी, ऐसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्यों ज़रूरत पड़ी इन सारी चीज़ों का, कि हमें अब पावर को कंसोलिडेट करना है, पावर को एकजुट करना है दोस्तों। इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें अतुल सर के द्वारा बताई गई हैं, और कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें बनती जाती हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं, उनको हमें समझना है। और दोस्तों, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। इस लाइन को याद रखिए, ये मेरा ही एक लाइन है और मेरे ही स्टूडेंट्स के द्वारा ही दिया गया है दोस्तों। तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप लोगों के ही द्वारा दी होती हैं। मैं खुद से बना करके कोई चीज़ आप लोगों के सामने नहीं लाता हूँ। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किताब में जो चीज़ें दे रखी हैं कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब क्या है, जितने भी हमारे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि प्रायर टू द इंडिपेंडेंस देयर वॉज 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। क्लियर है दोस्तों। इसी में हमारे त्रावणकोर आते हैं, पटियाला आते हैं, जयपुर आते हैं, जोधपुर आते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को दे रखी होती है। मैं आप लोगों को प्रेजेंट करवा रहा हूँ, आप लोगों को समझा करके अलग से चीज़ें समझाऊंगा। आप लोग पढ़ते पढ़ते के साथ ही चीज़ों को रिलेट करते जाइएगा। अब होता क्या है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वाई इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर मान करके चलिए दोस्तों, इसी बार का यूपीएससी का सवाल है, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, क्या ये सारी चीज़ें आप लोग याद अगर करके जाएंगे, रट के जाएंगे, तो कभी सक्सेसफुली पेपर को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या दोस्तों? बिल्कुल ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं वो अक्सर फेल किया करते हैं। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, कुछ इस हिसाब से चीज़ें समझिए दोस्तों। एक मिनट ज़रा। हाँ, हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें पावर को एकजुट करना है। हम ऐसा क्या काम करेंगे कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग भी चले और चीज़ें हमें समझ भी आए। और ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा एरिया 1 है, ये हमारा एरिया 2 है, ये हमारा एरिया 3 है, ये हमारा एरिया 4 है। याद रखिए, नंबरिंग हम लोगों ने दे दिया। अब करना क्या है, मान करके चलिए यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो सोसाइटी है, उन लोगों को जो उनका रूलर है वो पसंद नहीं आ रहा होगा। क्लियर है। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें, इकोनॉमिकली अगर देखना चाहें, तो मान करके चलिए यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा होगा, सेम वही चीज़ें इस जगह पर भी हो रही होंगी, सेम वही चीज़ें इस जगह पर भी हो रही होंगी, लेकिन अलग अलग हो रहा है दोस्तों। तो अलग अलग रिसोर्सेज लग रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं, रिसोर्सेज भी कम होती जा रही हैं, क्योंकि अब ज़्यादा जगह यूज़ होगा तो रिसोर्स भी कम होता जाएगा। एक ये रीज़न सोसाइटी वाइज से इम्पॉर्टेंट है, एक ये रीज़न सोसाइटी वाइज से इकोनॉमिक वाइज से इम्पॉर्टेंट है। अब आगे के रीज़न देखते हैं दोस्तों। अब मान करके चलिए, ये जो आपका जगह है, यहाँ पर जो रिलीजियन है दोस्तों, रिलीजियन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हिस्ट्री। और इवन आज भी देख लीजिए दोस्तों, कहाँ पर भी अगर कहीं पर भी कोई इशू होता है तो लोग रिलीजन को, पॉलिटिकल को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो रिलीजन के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो अगर मान करके चलिए, यहाँ का जो तीसरे नंबर का जो राजा है वो इस्लाम है, और जो लोग हैं वो वहाँ पर हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक तो ठीक रहेंगी, लेकिन बाद में ख़राब होंगी ही होंगी दोस्तों। वो इतिहास का शिक्षक हूँ और इतिहास पढ़ करके आया हूँ, तो चीज़ें मुझे पता है कब किस टाइम पे कहाँ तक पहुँचेगा और कब किस टाइम पर वो जा कर के गिरेगा दोस्तों। क्लियर है। तो ये चीज़ें दिक्कत आती हैं। तब लोगों ने यार सोचा कि एक बात बताओ, दिमाग कहते हैं ना, वो मेंटोस खाया होगा तो दिमाग की बत्ती जली इन लोगों की, और वो इस तरह से आया। इन लोगों ने यही सोचा कि अगर हर एक जगह का जो इकनॉमी है, हर एक जगह का जो ट्रेड है, हर एक जगह का जो ऑक्यूपेशन है वो सेम है, तो क्यों ना इन सब जगह को एक ही कर दें। लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पार्टीशन, और यू कैन से इन आवर हिस्ट्री दोस्तों। हर 4 जगह है, चारों जगह का जो लैंग्वेज है वो सेम है, लेकिन जगह अलग अलग है। लोग हैं वो सेम है, कल्चर सेम है, लेकिन जगह अलग अलग है। बेसिकली हम कह सकते हैं
कि हमें ओरिजिनली पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, पावर को इंटीग्रेट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों को, प्रोविंसेस को एकजुट करके रखें दोस्तों। क्लियर है? और यही सारी चीज़ें अतुल सर के ही द्वारा उनकी किताब में बताई गई है। आप चाहे तो देख सकते हैं किस हिसाब से चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं। जितने भी पॉइंट्स उन लोगों ने वहाँ पर लिखवाया था, अतुल सर ने डाला है, वो यही सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया का एक मैप दे रखा है और ये काफ़ी अच्छा मैप है दोस्तों। अच्छा, इंडिया अपना, हमारा भारत तो दोस्तों हमेशा से ही महान है। तो ये कुछ इस प्रकार मैप हुआ करता है इंडिया का, जो कि ब्रिटिश इंडिया का मैप हुआ करता था। यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ दोस्तों, चीज़ें समझाने के लिए आया हूँ। जहाँ मुझे लगेगा यहाँ मुझे समझाना है, वहाँ मैं समझाऊँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि आप लोगों को खुद पढ़ना है, तो वो खुद एक बार पढ़ करके जाइएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मेरे सामने दर्शा रहा है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, who publicly declared on 18th June 1947 that the state would be independent state, you can say, मतलब देखिए होता क्या है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में हमेशा यही देखा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे, वो हमेशा चाहते थे कि पाकिस्तान वगैरह है दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, वो भी प्रोविंसेस के ही तौर पे हम मानते हैं। कैसे उन दोनों के बीच में क्या क्या कह सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंट था, क्या क्या डिफरेंस था उनके कल्चर में, उनके लैंग्वेज में, जिस हिसाब से उनको अलग अलग होना पड़ा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा दिक्कतें कोई नहीं दिखता था, बाद में आकर के चीज़ें हमें लगी। तो ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में यहाँ दर्शाया गया है। इसी के साथ ही इंडिया और पाकिस्तान और एल्स कैन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑन, या तो इन लोगों को ऑप्शन मिला था साथ रहें, मिलकर खाएं, मिलकर जिए, या तो वो लोग अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो किताब में जो अगला मैप है हमारे सामने, ये इंडियन स्टेट्स बिफोर 1 नवंबर 1956। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ कुछ स्टेट्स हुआ करते हैं इंडिया के, कहाँ कैसे क्या हुआ करते हैं, ज़रा ध्यान देते जाइएगा। इसी के साथ ही क्या देखा गया दोस्तों, ऑपरेशन प्रिंसेस के बारे में बातें की जाती हैं। बेसिकली कहते क्या है, ये जो प्रिंस है उनके ही चैम्बर में एक मीटिंग हुआ करती थी, और वो मीटिंग हमारा अटेंड करा था हमारे जो लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो चीज़ें इस तरह से चलती हैं कि लास्ट वॉइस रॉय हुआ करते थे, मीटिंग में वो गए थे, और जो भी कंक्लूज़न निकल करके आया वो इसी ऑपरेशन में दर्शाया गया है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने 2 पॉइंट बहुत ही क्लियरली बोला। इफ़ द प्रिंसेस वुड बी, ये जो चीज़ें लिखी हैं वो लिख रहने दीजिए, मैं आगे बताता हूँ। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, अगर मान करके चलिए आज़ादी मिलने के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, हम फिर भी वहाँ की बहुत सारी चीज़ों पर पावर जमाए रखेंगे। ये चीज़ें उनके द्वारा कही गई थी, और ये पैराग्राफ में यही चीज़ें लिखी गई हैं। और वो सारे जितने पावर, they had to decide whether to accede or to remain independent well or before 15 अगस्त 1947। क्लियर है दोस्तों? ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि हमें जो पार्टीशन है, हमें जो प्रोविंसेस हैं, हमें जो भी सारी चीज़ें हैं, मंजूर हो तो ठीक है, नहीं मंजूर हो तो ठीक है, हमें करना ही करना है। ये चीज़ें बोलने के लिए तो कह देते हैं कि ठीक है यार, हमें क्या करना है कि हम एक लॉ पास करा रहे हैं, हम चीज़ें नोट दे रहे हैं कि चलो इनको अलग अलग करना है। नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं दोस्तों, वो बाद में देखते हैं। एक एक करके जब हम आएंगे, हैदराबाद पर आएंगे, त्रावणकोर पर आएंगे, गोवा पर आएंगे, तब उनके सिचुएशन को देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट के बारे में क्या कहा गया है, ऑन 27 जून 1947 अ सेपरेट स्टेट डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड इन द दिल्ली अंडर द स्टूवर्डशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विद वीपी मेनन एज हिज सेक्रेटरी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, पॉइंट्स को पढ़ते जाइएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा मुझे तुरंत कमेंट करिएगा, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हुआ क्या, 1947 मतलब 27 जून को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अज्यूम एडिशनली चार्ज न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट विद द वीपी मेनन।
इसी के साथ ही साथ चीज़ें दोस्तों, पैराग्राफ पढ़ते जाइए, आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है, हमें एक एक करके बताएगा कि इंटीग्रेशन या फिर प्रोविंसेस को साथ जोड़ने का ओवरऑल मकसद क्या है, कहाँ पर कौन सी घटना चलती आ रही थी, कहाँ पर हमें लग रहा था कि त्रावणकोर को अलग करना चाहिए। हमें जूनागढ़, दोस्तों जूनागढ़ आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिकली ये हमारे कुछ इस इलाके में आते हैं। जूनागढ़ ये गुजरात का इलाका आता है, पाकिस्तान से काफ़ी पास हुआ करता है, तो पाकिस्तान का भी इसमें इम्पैक्ट रहता था, इस्लाम लोगों का भी इस पे इम्पैक्ट रहा था, जिस हिसाब से इसको अलग होना पड़ता था। त्रावणकोर के बारे में अगर बातें करूँ तो ये केरला में हुआ करता है दोस्तों, रिसोर्सेज के मामला में वन ऑफ द बेस्ट जगह ये मानते हैं। इसी के साथ ही साथ जो पावर हुआ करता था वो वहाँ के दीवान के पास हुआ करता था। सीपी रामास्वामी हुआ करते थे, सीपी रामास्वामी अय्यर हुआ करते थे। इनके बाद क्या क्या सारी चीज़ें चली, इस पैराग्राफ में आप लोगों को क्लियरली दे रखा है। अब बातें करते हैं जूनागढ़ के बारे में। दोस्तों जूनागढ़ के बारे में अगर मैं बातें करूं तो इसका जो आप इम्पोर्टेंस देखते हैं वो हमारे एंशियंट इंडिया से ही होता है, प्राचीन भारत से ही हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। इसी के बाद में अ मुस्लिम नवाब वॉज द लीडर ऑफ द हिंदू मेजोरिटी स्टेट। दोस्तों ये जो स्टेट है हम जानते हैं कि गुजरात का है, तो एक आइडिया लगा सकते हैं कि हिंदू जो लोग होंगे वो एक काफ़ी मेजोरिटी में होंगे। लेकिन जो इसका शासक हुआ करता था, जो यहाँ के नवाब हुआ करते थे, वो मुस्लिम हुआ करते थे। एज सेम एज डैट मैंने वो एरिया 1 एरिया 2 वाली जो कहानी बताई थी वो कहीं सच हो रही है, और वो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसी के साथ ही साथ लोगों को लगा कि यार इम्पैक्ट बाहर से आ रहा है, हमें उन चीज़ों को कब्जा करना है भी या नहीं करना है, इन सबको देखते देखते करके लास्ट में इन्होंने इंटीग्रेट ही कर दिया। दोस्तों कश्मीर, कश्मीर पर मैं बताऊं एक काफ़ी अच्छी एक अभी कल ही परसों में मैंने एक ट्रेलर देखी है, काफ़ी अच्छी एक कह सकते हैं मूवी आ रही है, और उसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली बस ये बता रहा हूँ कि कश्मीर का जो हालात हुआ करता था दोस्तों, इवन कह सके कि आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक, इवन अब जा कर के चीज़ें ठीक हुई हैं। पहले वहाँ पर हमेशा मिलिट्री का, आर्मी का चीज़ें इधर उधर चलती आती थी। तो बेसिकली कहते हैं क्या कि इसका जो कश्मीर के बारे में करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हैं वो हमेशा चलती आती हैं, सारी चीज़ें हैं दोस्तों। होता क्या था यहाँ पर, जम्मू कश्मीर हमेशा से ही एक काफ़ी एक बड़ा शहर है, मतलब बड़ा एक लार्ज इलाका हुआ करता है, लेकिन यहाँ की जो रिसोर्सेज है दोस्तों वो काफ़ी कम हुआ करती हैं। वेदर कंडीशन की वजह से, पहाड़ पर है, वही बर्फीले पहाड़ पर है, तो चीज़ें हमारे पास उतने अच्छे से मिलेंगी नहीं। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे वो हरि सिंह हुआ करते थे। हरि सिंह फोर्थ एंड द लास्ट सक्सेसर ऑफ द गुलाब सिंह ऑफ डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी से ये ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और फिर उसके बाद अटैक फ्रॉम ट्राइबल्स फ्रॉम पाकिस्तान, और फिर उसके बाद कश्मीर के बारे में। होता क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद में, मतलब आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में कश्मीर पर जब बातें होने लग गई दोस्तों, तो इनको लगा कि यार कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहता था, और हम इंडियन ने कहा कि ठीक है भैया तुम रहो, इंडिया का पार्ट नहीं रहना है मत रहो। बाहर से जो लोग आते थे, आप कह सकते हैं पाकिस्तान से, इन लोगों ने इन पे जोर देने का काम किया कि यार तुम हमारे साथ आकर के मिल जाओ, और हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इंडिया वालों को इन्होंने एक कह सकते हैं कि इंडिया वालों का, मतलब भारतीयों का जो इम्पैक्ट है वो कैसे आया। तो जब ये प्रेशर की लड़ाई चल रही थी कि यार हमें इनके चंगुल से छुड़ाना है, मतलब हमें पाकिस्तानियों में नहीं मिलना है क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी ख़राब कर देगा, तो तुम एक काम करो, इंडियन को बोला कि तुम एक काम करो, इनसे हमें बचाओ और हम तुम्हारे में आकर के बाद में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी कहानी में, पैराग्राफ में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। कश्मीर इशू एंड द यूएनओ, दोस्तों यूएनओ का भी काफ़ी बड़ा एक योगदान हुआ करता है, किस हिसाब से चीज़ों को आगे, पीओके का जो फॉर्मेशन है या फिर कहते हैं एलओसी का जो फॉर्मेशन है वो यहीं से ही कराते हैं। ये सारे पैराग्राफ में ये चीज़ें दे रखी हैं, कौन कब कैसे क्या हुआ करते थे, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा डीप में मैं बताने के मूड में तो हूँ, लेकिन अब आप लोगों को दोस्तों मैं मेहनत करवाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए किताब के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और किताब के रिव्यू से लेकर के आज चैप्टर 2 तक हम लोग चलते आ रहे हैं। तो जितनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ही मास्टरपीस में जो ये चीज़ें लिखी गई हैं उसमें कोई शक वाली बात तो है ही नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ एक बार ज़रा इस किताब के लाइन को पढ़िए दोस्तों, किस तरह से जो इनके राइटर हैं अतुल सर ने कितनी मेहनत करके और कितनी चीज़ों को अच्छे से ही, कितने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन सारी चीज़ों को लिखा है दोस्तों।
इसी के साथ ही आज़ाद फ्री कश्मीर के पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये चीज़ें यहीं पर ही दे रखी हैं और ये हमारे करंट से भी चीज़ें मैच कराती हैं, मतलब मैच नहीं कराती हैं, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, हमेशा हर दूसरे तीसरे साल में इन पर सवाल आते ही आते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर UNCIP आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर द इंडिया एंड द पाकिस्तान। लोगों ने एक तरह से इसको वर्ल्ड लेवल पर ही एक इशू बना दिया, जिस वजह से कभी भी इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच भी होता है तो उन लोगों को ही लगता है कि यार फिर से ये लोग लड़ लें और हम लोग मज़े ले लें और बैठ करके पॉपकॉर्न खाते रहें दोस्तों। बेसिकली हम इंडियन में और हम पाकिस्तानियों में कभी दुश्मनी थी ही नहीं, अगर इतिहास पर अगर हम जाएँ दोस्तों। तो ये कहते हैं ना, एक रिलेशन को ख़राब हमेशा तीसरा बंदा आकर के करता है, तो यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो इनके ही द्वारा की गई थी और ब्रिटिशर्स लोग बीच में आए थे और हम दोनों को अलग अलग कर गए, दो भाई को एक ज़मीन से हटा करके ज़मीनों का बंटवारा कर दिया था। तो ये उन लोगों की ही गलती के कारण हम लोग आज भुगत रहे हैं दोस्तों। और अभी भी इन लोगों को क्या है कि दुनिया के लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पर हम लोगों का मजाक बनाने के लिए कि यार चलो ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है तो चीज़ें हमें अब बैठ करके पीछे बैठ करके हॉट सीट पर बैठ करके आपको मूवी देखना है, पॉपकॉर्न खाना है, ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो कश्मीर प्रॉब्लम बिकम द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया दोस्तों, कि जैसे इससे पहले कोई इतना बड़ा इशू हमारे हिस्ट्री में आया ही नहीं था, इन लोगों ने ये तक लिखा है। तो दोस्तों ये सब एक हमारे द्वारा तो हमारी हिस्ट्री लिखी नहीं गई है, जिस हिसाब से हमें ये पढ़ना पड़ता है। हैदराबाद के बारे में बातें करें दोस्तों, तो हैदराबाद was द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, was completely surrounded by the इंडियन टेरिटरी। क्लियर है दोस्तों, इट was अ लैंडलॉक्ड स्टेट। हैदराबाद के बारे में पता ही है। यहाँ पर होता क्या था, पीपल 90% लोग हिंदू रहते थे। सेम वही जूनागढ़ के बारे में बातें जो चल रही हैं वही हैं कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन जो रूलर हुआ करता था वो मुस्लिम हुआ करता था और उसका नाम निज़ाम उस्मान अली खान हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़िए दोस्तों, काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो बेशक रोक रोक करके पढ़िए, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से समझिए, फिर पढ़ने के बाद में डाउट ना आए तो मैं यहाँ बैठा हूँ, सूरज आनंद यहाँ बैठा है दोस्तों, आप लोगों के डाउट को क्लियर करने के लिए। तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो चीज़ें हमारे सामने कुछ इस तरह से आती हैं। ऑपरेशन पोलो क्या है? 7 सितंबर 19, इससे पहले एक टॉपिक छूटा क्या, एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। इससे पहले एक हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है। तो बेसिकली कहते क्या है कि माउंट बैटन के द्वारा चीज़ें कराई गई थी और ये एग्रीमेंट हुआ करती थी, जो यहाँ के निज़ाम हुआ करते थे उनके द्वारा एक एग्रीमेंट करवाया गया था। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो दोस्तों, इस किताब में सबसे मेरी खास बात मुझे क्या लगती है कि जो भी चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीधा रेलिवेंसी को दिखाता है दोस्तों, और चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ रही है आप लोग देख ही पा रहे हैं। इसी के बाद ही ऑपरेशन पोलो के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो ऑपरेशन पोलो 7 सितंबर 1918 में हुआ था और यहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाई हैं दोस्तों कि ये 1918 नहीं है दोस्तों, वैसे ये 1948 है, ये मुझे लगा कि 18 है बट ये 1948 है। नेहरू अनाउंस्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ये सारी चीज़ें हैं। ऑपरेशन पोलो किस तरह से हुआ था। मणिपुर के बारे में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी वॉज मणिपुर। दोस्तों कभी भी सवाल आता है तो मणिपुर टिक लगाइएगा। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी में पहला जो ऐसा जगह है वो मणिपुर हुआ करता था, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया था यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी को लेकर के। ये सारी चीज़ें हैं। इसी के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से चीज़ें दर्शाई गई हैं दोस्तों। कंप्लीट इंटीग्रेशन, किस तरह से चीज़ें एकजुट होने लग गई, किस तरह से चीज़ें हमारे सामने आने लग गई। इसी के साथ ही मर्जर ऑफ पौंडीचेरी। दोस्तों पौंडीचेरी पर क्या कहा जाता था कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आए थे, तो पौंडीचेरी के इलाका में ब्रिटिशर्स को कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है यार, जो फ्रांस के लोग हैं वो वहाँ पर सेटलमेंट करेंगे, हमें उनको परेशान भी नहीं करना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इन पर ज़रा गौर करिएगा। इसी के बाद ही गोवा पर क्या क्या बातें हुई थी, किस तरह से गोवा का भी जो कल्चर है दुनिया के, इंडिया के ना कि दुनिया के, इंडिया के बाकी जगह से अलग हुआ करता था। वहाँ पर कौन से लोग, कौन से यूरोपियंस का बोलबाला हुआ करता था, जो कि एंटीनियो का नाम यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही अगस्त 1955 के बारे में बातें हो रही हैं।
पुलिस एक्शन क्या होता है दोस्तों? पुलिस का जो एक्शन हुआ करता है किस हिसाब से हमारे चीज़ों को ख़राब करता है। इसी के साथ ही मर्जर ऑफ गोवा, गोवा लास्ट में जा करके मर्ज हो गया और 30 मेंबर एंड द 2 सीट्स इन द लोकसभा चीज़ें उभर करके यहाँ पर आ रही हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ हुआ करता है हमारे चैप्टर 2 के बारे में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी जो कि इस चैप्टर का ये दे रखा है, थोड़ा सा मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ से हटा करके बीच में लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ़ोटो के चक्कर में इस किताब का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाए। यहाँ देखिए दोस्तों, अतुल सर के द्वारा कितना अच्छा एक टेबल बनाया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इंटीग्रेशन में, किस तरह से यूनिफिकेशन की बातें होती हैं, रीज़न क्या क्या रीज़न मैंने आप लोगों को बताया, ये सब वही ये बताया जो आपको एरिया 1, एरिया 2, एरिया 4 के बारे में चीज़ें बताई। प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन पर बातें हो रही हैं। माउंट बैटन का क्या रोल हुआ करता था, किस तरह से कंप्लीट इंटीग्रेशन मिला गोवा को, पौंडीचेरी को, फिर उसके बाद ट्रेवनकोर को, जूनागढ़ को। ये सारी चीज़ें बेशक मैं तो आपको ये कहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसा, और कुछ इस तरह से चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। पूरे एक चैप्टर के समरी के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो ये समरी का ही काम करवाता है। त्रवणकोर का कैसे हुआ, जूनागढ़ का कैसे हुआ, जम्मू कश्मीर का कैसे हुआ, हैदराबाद का कैसे हुआ, मणिपुर का कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे किसी भी कोर्स में आप लोगों को आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कमेंट करना है। क्योंकि देखिए, मेरा एक टाइम में दोस्तों काफ़ी सारे बैचेस चलते रहते हैं, और बहुत ही कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भी किसी को कोई सा भी डाउट आता है, तुरंत ही मुझे कमेंट करिए चीज़ों में। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जल्दी बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न से आप लोगों का जो प्रीलिम्स है वो रुके। और बाकी इस किताब के बारे में अगर मैं बातें करूं, तो वो रिव्यू वाले जो वीडियो है उसमें जा करके देखिएगा। धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर को ख़त्म कर ही रहे हैं, और इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, जो अगली क्लास में हम मिलते हैं, अगले चैप्टर में के साथ ही हम मिलते हैं। और चीज़ें कुछ इस प्रकार से आ रही हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैं थैंक यू लिखने वाला था, और थैंक यू के साथ ही मैंने जय हिंद लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मेरे पेन की वजह से चीज़ें खराब ही होने लग गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हटा करके हम ये बताना चाहते हैं कि चैप्टर में आप लोगों के साथ बने रहने में काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार दिखाते रहिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें करते जाइए दोस्तों। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है, कहीं पर कुछ भी छोटा सा डाउट हो दोस्तों, वो मुझे तुरंत कमेंट करिए। मैं चीज़ों को तुरंत ही बताने में विश्वास रखता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू और जय हिंद।